नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं श्री मुदित जैन, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर ऑफ 2018 बैच। मुदित जैन जी की जर्नी बहुत ही लंबी और आई वुड से इंटरेस्टिंग रही है, यूपीएससी की यात्रा। तो हम इनके एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2 बार आईपीएस में सिलेक्ट हो चुके हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, 4 बार इन्होंने इंटरव्यू दिया है और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक किताब भी लिख चुके हैं एथिक्स की। सो ही इज एन ऑथर, ही इज एन ऑफिसर एंड अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। सो वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं इतने सारे एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ सकूँ। मैं हमेशा ही ये कोशिश करता रहता हूँ अपने इतने सिलेक्शंस के बाद कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड करूँ। इसी कारण से मैंने एथिक्स की बुक लिखी है और शायद आपको मालूम नहीं होगा, मेरी एक और बुक आ रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री पे होगी, अभी वो परमिशन स्टेजेस में गई हुई है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता रहता हूँ कि मैं कनेक्टेड रहूँ बेसिकली एस्पिरेंट से। तो थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए। तो मुदित जी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन के बारे में बात करके। तो आप कहाँ से हैं, आपका नेटिव प्लेस क्या है, आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ पर हुई, उस बारे में हमें बताइए। मेरा जन्म, पढ़ाई और मेरी अपब्रिंगिंग बेसिकली दिल्ली की है। और लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल करके एक स्कूल है, ज़्यादातर लोगों ने नाम नहीं सुना है। जब मैं अगर एलपीएस बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म तो कहते हैं लक्ष्मण पब्लिक स्कूल होगा शायद, लेकिन ये लवली पब्लिक स्कूल है, ईस्ट दिल्ली में है। वहाँ से मेरी फर्स्ट से लेकर 12th तक हुआ है। फिर मेरा सपना आईएएस बनने का पहले से ही था, सर्विसेज में आने का, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो सपना मैं भूलता गया। तो फिर 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग ले ली। इंजीनियरिंग मेरी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से हुई थी। और उसके बाद मैंने फिर 1 साल काम करा था बैंगलोर में। जी, मतलब आप इंजीनियरिंग करके आप जॉब के रास्ते पर चले गए और फिर आपने फिर से सोचा कि अब आईएएस के ड्रीम को हम फिर से कोशिश करते हैं उसकी तरफ जाने की। तो जॉब छोड़ना, बिल्कुल जॉब करना, कोई फैमिली प्रेशर ऐसा कुछ नहीं कि आप जॉब करिए साथ में तैयारी करिए? नहीं, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था। एक्चुअली ये मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं सर्विसेज में आऊँ। जब मैं 12 साल का था तब से पापा ने पहली बार ये दिमाग में डाला था कि आईएएस आईपीएस कुछ होता है, आईआरएस कुछ होता है। तो तब से ये ड्रीम था, लेकिन फिर जैसे मैंने बताया पढ़ता गया और भूलता गया उस ड्रीम को। लेकिन जब मैंने जॉब ज्वाइन करी तो वहाँ का काम इतना ऐसा प्रोडक्टिव नहीं लगा मुझे कि मैं ज़्यादातर लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा हूँ। तब मुझे वो याद आया कि हाँ, एक सपना हुआ करता था, एक ड्रीम था कि कुछ करना है, आईएएस बनना है। तो फिर सबने डिसीजन को सपोर्ट करा, किसी ने मतलब कुछ काउंटर नहीं करा, किसी ने फोर्स नहीं करा। इनफैक्ट मैं थोड़ा सोच रहा था कि कैसे होगा बिना जॉब के, मुझे छोड़नी चाहिए या नहीं, लेकिन घर वालों ने एकदम पूरा सपोर्ट किया था। ओके। तो ये किस साल की बात है जब आपने अब तैयारी शुरू करी? विच ईयर वाज दिस? ये है जून 2012, जब ओके। मैं अपनी एक्सेंचर बैंगलोर की जॉब छोड़कर आया था और दिल्ली वापस आ गया था। और दिल्ली में घर होते हुए भी मैंने घर पे नहीं रहा, मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ाई करी करोल बाग में। अच्छा, तो आपने वही एस्पिरेंट की जर्नी देखी है, एक कमरे में रहना, टिफिन का खाना खाना, आपने वो सब कुछ फेस किया डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम दिल्ली? बिल- बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में ये था कि घर पे रह के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ाई करना। अब अगर आप इतने बड़े एग्जाम के लिए आए हैं और एफर्ट दे रहे हैं, जॉब वगैरह छोड़ कर आए हैं, तो एक बार में अच्छे से एफर्ट दीजिए, 100 की जगह 200 200% दीजिए अपना। तो उसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी, उसी दिन से हो गई थी। ओके। तो आपने अपना पहला अटेम्प्ट दिया होगा 2013 में, तब पुराना पैटर्न चालू था मेंस का। तो आपने ऑप्शनल क्या नहीं, सेलेक्ट किए? नया पैटर्न आ गया था 2013। ओके। सबसे पहली बार नया पैटर्न 2013 में आया था। जब मैंने पढ़ाई चालू करी थी अपनी 2013 अटेम्प्ट की, तब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे पढ़ाई के लिए। तो अब ऑप्शनल सिलेक्शन, जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग वगैरह पे लिखा है, मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था कि मैंने कोई रिसर्च नहीं करी कि क्या ऑप्शनल लेना चाहिए, कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, कैसे मार्क्स हैं, ट्रेंड्स हैं। मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने मुझे कहा कि ज्योग्राफी और पबेड ले लो, और मैंने आंख बंद करके उनकी बात मान ली और ज्योग्राफी और पबेड ले लिया। और दुर्भाग्य या सौभाग्य की बात है कि उस साल जब मेरे सीनियर्स के मार्क्स आए 2012 के अटेम्प्ट के, तो किसी के 300 में से, उस समय 300 के ऑप्शनल हुआ करते थे, अब 250 के होते हैं, तो किसी के 300 में से 13 आए, 300 में से 19 26, दोनों ही पेपर में, पबेड और ज्योग्राफी। फिर
बहुत बड़ा सौभाग्य था कि यूपीएससी ने एक ऑप्शनल हटा दिया, तो मैंने पबेड छोड़ के ज्योग्राफी प्रेफर करा क्योंकि वो जीएस में ज्यादा हेल्प करता था। ओके, ओके। तो आपने 2013 से अपनी यात्रा शुरू करी एग्जाम की, तो आप हाँ फर्स्ट जी। अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गए थे? हाँ जी, फर्स्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा था मैं। सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू में स्कोर काफ़ी कम था। 118 मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में। मेंस ठीक ठाक था। 340 मार्क्स मेरे जीएस में थे उस साल। ज्योग्राफी में मेरे स्कोर कम रह गए थे। 156 था टोटल, दोनों पेपर में मिला के 156 मार्क थे बस। तो ज्योग्राफी और इंटरव्यू आगे जाके भी मुझे तकलीफ देते रहे। जीएस मेरा पहले अटेम्प्ट से स्ट्रांग था। तो आपने जीएस की तैयारी में ऐसा स्पेशल क्या किया? क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि आपके सभी अटेम्प्ट में जीएस में आपका बहुत अच्छा स्कोर है मेंस में। तो आपने जीएस के लिए कोई खास प्रिपरेशन करते थे या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देते थे? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? जब नया पैटर्न आया तो उस साल प्री और मेंस के बीच में 180 दिन थे 2013 में। अब तो सिर्फ 90, 95, 96, 100 दिन होते हैं। तो हम लोग उस साल काफ़ी लकी थे। और एक चीज़ ये थी कि मार्केट में किसी को बेसिकली पता नहीं था कि पढ़ना क्या है, क्योंकि हर हर किसी के लिए चीज़ नई थी। तब कोचिंग वगैरह के काफ़ी मटेरियल आए मार्केट में, लेकिन मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं अपना मटेरियल खुद बनाऊंगा। तो पहले 90 दिन प्री के बाद मैंने अपना स्टडी मटेरियल पूरा एक एक चीज़ गूगल से मैंने खुद बनाई। चाहे वो हिस्ट्री का मटेरियल हो, चाहे वो एथिक्स का मटेरियल हो, या GS2, GS3। तो मैं सिलेबस को लेके बैठा, एक एक कीवर्ड मैंने सर्च करा नेट पे और अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर करे। हर टॉपिक के 3 या 4 पेज में मैंने नोट्स बनाए। तो इससे हुआ ये कि मेरा मटेरियल यूनिक था। जब आपका मटेरियल यूनिक होता है तभी आपके आंसर्स यूनिक हो सकते हैं। अब आप इसको एग्जामिनर के नज़रिए से देखिए। एक एग्जामिनर दिन में 100 कॉपी चेक कर रहा है और मान लो उसे 90 कॉपीज में लगभग सेम आंसर मिल रहा है। आप उसे अगर कुछ अलग देते हैं तो ये एकदम नेचुरल है और ऑब्वियस है कि आपको आपका आंसर उसे अट्रैक्ट करेगा, उसकी आई कैच करेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे साथ हर अटेम्प्ट में यही होता चला गया, क्योंकि मेरी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि मैंने अपने नोट्स खुद बनाए थे। तो मेरे ख्याल से ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक सबक है या एक सीख है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से कभी भी कतराइए मत, उसमें आप जी मत चुराइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो भविष्य में हमेशा आपको हेल्प करेगी, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड, थर्ड, जो भी अटेम्प्ट हो। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपने अपनी स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव किए या कोई मेजर चेंजेस किए रिगार्डिंग ऑप्शनल स्पेशली? जैसा मैंने बताया कि ऑप्शनल में स्कोर कुछ ज़्यादा ही कम रह गया था और इंटरव्यू में भी बहुत कम था। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने ऑप्शनल पे बहुत ध्यान दिया सेकंड अटेम्प्ट में। तो जैसे ही प्री खत्म हुआ, अब मैंने इंटरव्यू तक में गया था और इंटरव्यू और प्री के बीच में बहुत कम टाइम रहता है। तो मेरे को ऑप्शनल या मेंस के लिए तैयारी करने का मौका नहीं मिला प्री से पहले। तो अब ये मेरे लिए एक और चुनौती थी कि मेरे को ऑप्शनल बहुत ज़्यादा जल्दी सुधारना था प्री खत्म होते ही। तो आमतौर पे आप देखते हैं कि प्री खत्म होने के बाद लोग 10 दिन, एक हफ्ते का गैप लेते हैं, पढ़ते नहीं है, घर चले जाते हैं। तो मैंने इस अटेम्प्ट के लिए मैंने वो भी नहीं करा। प्री के अगले दिन से ही मैं ऑप्शनल को इम्प्रूव करने में जुट गया था। तो मार्केट से मैंने 2 इंस्टीट्यूट्स के नोट्स उठाए और गूगल के थ्रू भी मैंने नोट्स उठाए, एनसीईआरटीज पढ़ी दोबारा से और उनको कंबाइन करके अपने एक फ्रेश नोट्स बनाए, जैसे मैंने जीएस के लिए बनाए थे पहले। तो ये मेरी गलती थी कि मैंने जीएस पे तो फोकस करा फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन ऑप्शनल पे बराबर फोकस नहीं कर पाया। और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा, आपको भी यही चैलेंज रहता होगा कि जीएस और ऑप्शनल को बैलेंस कैसे करें। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ध्यान रखिए कि दिन में ऑप्शनल पढ़िए और न्यूज़पेपर निपटा लीजिए और शाम तक, रात तक अपनी जीएस पे ध्यान दीजिए। दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये काम मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया, ये मैं सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट के बाद से ही कर पाया। ओके। तो आपका सेकंड अटेम्प्ट में ज्योग्राफी का स्कोर सुधर गया होगा, आई एम श्योर। मेरे उस साल 285 आए थे ज्योग्राफी में। पिछले बार से 130 मार्क एकदम उछाल आ गया स्कोर में। लेकिन फ्रेंकली मैं कहूँ तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर ऑप्शनल परफॉर्मेंस के ट्रेंड नोट करेंगे 2013 से 2018 तक, हर साल ऊपर नीचे रहा है स्कोर सबका। वो सब्जेक्ट ही ऐसा है क्योंकि उसमें
हर साल 4-4 हज़ार जने मेंस देते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी जो आप सुनते होंगे स्केल अप होता है या स्केल डाउन होता है या बुचरिंग होती है सब्जेक्ट की, वो हर ऑल्टरनेट ईयर मेरे मुताबिक ज्योग्राफी के साथ होता है। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट 2013 में मेरे 156 आए, सेकंड अटेम्प्ट में 284, फिर 2015 में फिर से मेरे 192 रह गए। उस साल तो शायद 240s में हाईएस्ट स्कोर गया था ज्योग्राफी का अमंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। 2016 में मैंने मेंस नहीं लिखा था, 2017 में मेरे फिर से 280 आए थे। तो हमेशा चूहे बिल्ली का जो खेल आप कहते हैं वो मेरे और ज्योग्राफी के बीच में लगा रहा एंड तक। तो लक कह लीजिए जो मेरा स्कोर एकदम से, लेकिन हाँ मेहनत की थी। तो आपने अपने सेकंड अटेम्प्ट में रैंक 222 हासिल करी थी और इसमें आपको आईपीएस सर्विस मिली। तो आपने आईपीएस फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करी, क्या हुआ? फिर से आप अटेम्प्ट क्यों देना चाहते थे? आप आईपीएस से संतुष्ट नहीं थे? जैसे ये होता है कि फॉर्म आप पहले ही भर देते हैं रिजल्ट आने से पहले। जी। तो फॉर्म तो मैंने भर दिया था रिजल्ट आने से पहले, और फिर 222 रैंक आई थी। तो जब रैंक आई तो उस समय लग रहा था कि आईपीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आईआरएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यही सब चल रहा था कि प्री आ जाता है एकदम से। तो जो लोग इंटरव्यू देते रहते हैं बार बार, उनके लिए एक ये मुसीबत रहती है कि प्री कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो डिसीजन मेकिंग का बेसिकली टाइम नहीं मिल पाता है कि अटेम्प्ट देना है नहीं देना है। तो इन सब के बीच में अटेम्प्ट दे दिया और फिर ट्रेनिंग पे गया। फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि अटेम्प्ट दिया, शुक्र है अटेम्प्ट दिया, क्योंकि ट्रेनिंग पे जाते ही 2 वीक्स के अंदर अंदर मेरे लिगामेंट टीयर की इंजरी हो गई थी दोनों नीज में। और मैं ट्रेनिंग ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया, मार्च तक ही ट्रेनिंग कर पाया था, 3 महीने। फिर वापस आकर मैं मतलब ट्रेनिंग से लीव लेकर आ गया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव बोलते हैं, ईयूएल बोलते हैं उसे, वो लेकर मैं आ गया था घर। इस बीच 2015 का जो मैंने एग्जाम ऑलरेडी लिखा था उसका रिजल्ट आया, उसमें मुझे फिर आईपीएस मिला। तो खैर वो अलग स्टोरी है, लेकिन यही डिसीजन में था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसी में एग्जाम दे दिया। ओके। तो अब आप थर्ड अटेम्प्ट में भी फिर से सिलेक्ट हो गए, फिर से आपको आईपीएस मिला, आपने बहुत अच्छी रैंक हासिल करी। तो अब उसके बाद आपके मोटिवेशन कैसे मिलता रहा आपको कि मैं फिर से ये एग्जाम दूं, पूरा प्रोसेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज की तैयारी करूं? क्योंकि कई अभ्यर्थी थक जाते हैं 2-3 अटेम्प्ट के बाद, खास करके सिलेक्शन होने के बाद। एक मेंटली बहुत ही टैक्सिंग और चैलेंजिंग टास्क है फिर से एग्जाम की तैयारी करना। तो उससे आपने ओवरकम कैसे किया? जैसा मैंने बताया कि मैं इंजर्ड हो गया था और ट्रेनिंग छोड़कर मैं आ गया था। और फिर यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल्स वगैरह में दिखाया तो मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डिटेक्ट हुआ था, जिसमें नी के बीच में जो कार्टिलेज होता है बियर होता है, तो घुटने घिसते रहते हैं। तो वो लाइफ लॉन्ग मतलब प्रोसेस है, उसकी कोई रिकवरी भी नहीं है। आप उसकी सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे तो एग्ज़ाम दोबारा देना ही था, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते आईपीएस की, आपके लिए यही बेटर होगा कि आपकी सर्विस चेंज हो जाए, या तो आप आईएएस बन जाए या आईएफएस बन जाए या आईआरएस बन जाए। तो अगर आप बाहर से देखेंगे मेरी जर्नी को तो आपको लगेगा कि अरे वाह, इसने 3 बार क्लियर करा है, इसका 2016 में प्री नहीं हुआ, इसने फिर भी हार नहीं मानी, 2017 में भी अटेम्प्ट दिया। लेकिन मैंने उस जर्नी को जिया है, मुझे असल रीजन पता है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, बस मैंने सिर्फ बीटेक करी थी, 2012 में मैंने लास्ट टाइम काम करा था। अगर आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं आपको पता होगा कि मार्केट्स कितनी जल्दी चेंज होती हैं। अगर आपका 1 साल का भी गैप आ जाता है जॉब में, आपको दोबारा से जॉब लेना, वो एक्सपीरियंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास बेसिकली कोई ऑप्शन ही नहीं था लुक बैक करने का, सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी जहां मैं मूव कर सकता था, वो थी फॉरवर्ड। और इसलिए मैं जुटा रहा, लगा रहा कि हाँ मुझे रैंक चाहिए, मुझे इसी फील्ड में करियर बनाना है अपना। तो 2017 आ गया, ये आपका पांचवा अटेम्प्ट था। आई एम श्योर, यस, दिस वाज द फिफ्थ अटेम्प्ट। हाँ, और 5 मिनट। इसमें आपने फिर से पूरा प्रोसेस अच्छे से किया और प्रीलिम्स मेंस के बाद आप इंटरव्यू तक पहुंचे। तो अब तक आपने इंटरव्यू के प्रोसेस में क्या चेंज किया था? मैंने इस बारे में आपसे अभी तक पूछा नहीं है कि इंटरव्यू में ऐसा क्या था कि शुरुआत में आपको कम मार्क्स मिलते थे और आपने उसमें फिर क्या बदलाव किया, ये बताइए। मैं पहले एस्पिरेंट्स को स्कोर बता देता हूँ इंटरव्यू का। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 118 थे। मैं और मेरे दोस्त जो कि अब वेरियस सर्विसेज में, हम मेनली 4 जनों का ग्रुप था। तो एक आईआरएस में, उनमें से मेरे साथ ही मेरा सीनियर है वो अब,
एक आईपीएस में है जो मेरा रूममेट था, और एक डिफेंस अकाउंट सर्विस में है। तो ये सारे बोल रहे थे उस समय कि तूने सबसे घटिया स्कोर देख लिया है, 118 से घटिया क्या होगा। तो पूरे साल भी मैं भी यही सोचता रहा, हाँ इससे घटिया तो देख ही लिया है, इससे घटिया कुछ नहीं होगा। अगला साल आया, खैर 222 रैंक आई। जुलाई 4 को रिजल्ट आया था, और शायद 14 या 10 अगस्त तक मार्कशीट आई थी। मार्कशीट देखी, इंटरव्यू में स्कोर था 110। वो सेकंड लोएस्ट स्कोर था अमंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उस साल, पूरे यूपीएससी की हिस्ट्री में। उस साल मतलब सेकंड लोएस्ट था। मेरी मेंस की रैंक उस साल ऑल इंडिया 11th थी, वो खिसक के 222 पे आ गई, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के स्कोर पे। अगर तो मतलब कि अगर सिर्फ मेंस के मार्क्स गिने तो आप 11वीं रैंक पर थे सभी एस्पिरेंट। 11वीं रैंक पर था मैं। तो बेसिकली मैं आईएएस छू के निकला हूँ 2 बार कम से कम। तो खैर वो अलग बात है, वो पास्ट हो गया। रीजन जो मैं मानता हूँ कि पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे आंसर्स काफी फैक्चुअल थे। आप अगर किसी ऐसे कैंडिडेट से मिले जिसका मेंस का स्कोर बहुत अच्छा रहता है, आप एक चीज उसमें नोट करेंगे कि उसके टेक्निकल नॉलेज उसकी अच्छी होगी, वो फैक्ट्स बहुत अच्छे से लिखता होगा, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी। मुझे इस मामले में मेरे से गलती हो गई, मैंने इंटरव्यू में भी लगभग वैसे ही आंसर दिए। मुझे लगा जो मैंने मेंस में करता हूँ वही मुझे इंटरव्यू में करना है, तो मैंने वहाँ पे फैक्ट्स बोले, टेक्निकल नॉलेज बोली। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप दिल से आंसर नहीं देते, जब आप दिमाग से व्यूज बना के, ओपिनियन ठीक से बना के आंसर नहीं देते, और मैं कहना चाहूंगा अगर रटा हुआ आंसर दे देते हैं, तो सामने जो 5 जने बैठे हैं बोर्ड में, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, उनको क्लियरली 1 सेकंड में समझ में आ जाता है कि ये आंसर कहाँ से निकला है, ये बंदा खुद सोच के बोल रहा है या पहले से कुछ बना कर आया है। तो इस चीज पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंस लाने की कोशिश करी। और मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी। इस दौरान मैं पुलिस एकेडमी में था, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी डेवलप हुई। 150 तक पहुंचना भी मुझे एक पहाड़ लगने लग गया था, क्योंकि 2 बार मेरे इतने कम मार्क्स आए थे इंटरव्यू में। मेरे थर्ड इंटरव्यू में, जो कि 2015 का 15 सीएससी का इंटरव्यू था, उसमें मेरे 154 आए। वो भी एक बहुत घटिया स्कोर माना जाता है 154 इंटरव्यू में। तब भी मेरी रैंक 207 आई। और फिर फाइनली मेरे फिफ्थ अटेम्प्ट का जो इंटरव्यू था, उसमें मेरे 165 आए। वो मेरे चारों इंटरव्यू का बेस्ट एफर्ट था। तब जाके मैं किसी तरह 165 पे पहुंच पाया, लेकिन 165 भी कहीं टिक नहीं सकता स्कोर। अगर आपको टॉप 100 में रैंक चाहिए तो आपको 190 से 200 के बीच में, या 180 से ऊपर लाने पड़ेंगे। तो इंटरव्यू मेरे लिए एक पजल जैसा रहा है हमेशा। या तो मैं उस रूम में जाते ही नर्वस हो जाता था, या मेरे आंसर्स कुछ गड़बड़ निकलते, तो मुझे आज तक इंटरव्यू समझ नहीं आया। मेंस आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं सोते हुए में भी गाइड कर दूंगा कि मेंस में क्या करना है। मेरे ख्याल से आपका एग्जाम्पल उन लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है जो इंटरव्यू से घबराते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि चाहे आप इंटरव्यू में कितना भी बुरा परफॉर्म करें, अल्टीमेटली मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स आपके मेंस से आते हैं। तो जैसा कि मुदित बिल्कुल। जी इसका जीता जागता उदाहरण है कि अगर आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, जो आपके हाथ में है, आपका आंसर, आपकी नॉलेज, वो सब आपकी अच्छी है, तो इंटरव्यू में अगर कम स्कोर भी रहता है तो भी आपको अच्छी सर्विस डेफिनेटली मिल सकती है। तो मुदित जी, बिल्कुल। आपने 2017 के एग्जाम में फाइनली आईआरएस हासिल करी, आईआरएस आप सर्विस में आए हैं। तो ये आपका पांच अटेम्प्ट की पूरी जर्नी रही 6 साल की। तो इसमें से अगर आपसे मैं बोलूं कि 2 टेक अवे आपके क्या रहे, कि दो ऐसा ज्ञान, 2 बातें ऐसी जो आप सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे अपनी इस लंबी जर्नी से, वो क्या रहेंगी? हमने, आपने और मैंने अब तक सब डिस्कस करा, जी हमने जी 2016 डिस्कस नहीं करा। 2016 में मैं प्री फेल हो गया था। 2 बार आईपीएस बनने के बाद, इस एग्जाम को इनसाइड आउट देखने के बाद मैं प्री फेल हो गया। तो सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए था कि इस एग्जाम को आप लाइटली मत लीजिए, आप प्रोसेस पे फोकस करिए। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं, डू नॉट थिंक योरसेल्फ टू बी बिगर देन गेम, गेम इज बिगर देन यू। तो ये एग्जाम आप चाहे 2 बार 3 बार निकाल चुके हैं, अगर आपको चौथी बार भी निकालना है, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो 2016 में मैं एडमिट करता हूँ, मैंने कम मेहनत करी थी। मैंने बहुत कम पढ़ाई करी थी, मेरा फोकस भी बहुत कम था। मैं ऐसा सोचने लग गया था कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, एग्जाम मैं तो निकाल ही लूंगा, जैसे मेरे बाएं हाथ का खेल हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
तो वो एक मेजर टेक अवे था कि आपको अगर लाइफ में कुछ भी हासिल करना है आपको प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे। और दूसरा टेक अवे है कि जैसा मैंने अपने ब्लॉग पे लिखा है, नथिंग इज परमानेंट, दिस टू शेल पास। चाहे वो सक्सेस हो या वो फेलियर हो, परमानेंट कुछ नहीं होता। आज अगर आपने सक्सेस देखा है तो मान के चलिए कभी ना कभी आप डाउनफॉल भी देखेंगे। कब तक ऊपर जाएंगे, कभी ना कभी तो नीचे आना ही पड़ेगा। या अगर आप फेलियर देखते जा रहे हैं तो कब तक नीचे जाओगे, कभी ना कभी तो ऊपर आओगे। तो दोनों चीजें ट्रू हैं, की है कि आप लाइफ में हमेशा हम्बल रहें, सक्सेस में भी और फेलियर में भी। ओके, बहुत अच्छी सीख है एस्पिरेंट्स के लिए कि चाहे आप फाइनल लिस्ट में आने से कुछ रैंक से रह गए हो, कुछ मार्क्स से रह गए हो, तो भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, मेंस पर भी फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू दे दिया या रैंक आ गई तो आप पूरे प्रोसेस को फोरगो कर सकते हैं या फिर उसे लाइटली ले सकते हैं। तो उसके बाद अब आप आईआरएस बने हैं, तो थोड़ा सा हमें आईआरएस के बारे में बताइए। आपकी ट्रेनिंग कैसी रही, आप जॉब पर क्या करते हैं एग्जैक्टली आईआरएस ऑफिसर्स, मतलब इसके बारे में भी लोगों को कम जानकारी होती है कि व्हाट एग्जैक्टली डू आईआरएस ऑफिसर्स डू। ट्रेनिंग मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ट्रेनिंग आईआरएस की 16 महीने की होती है। अब तो फाउंडेशन कोर्स भी सबके लिए मैंडेटरी हो गया है, तो 3 महीने और ऐड कर लीजिए, तो टोटल आपकी मिला के 19 महीने की ट्रेनिंग होगी। बहुत वेरीड और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाता है दोनों फाउंडेशन कोर्स में भी, जो कि मैंने लबासना में करा था, और ट्रेनिंग जो एनएडीटी में होती है नागपुर में होती है। तो 16 महीने की ट्रेनिंग में हमें टैक्स इस लेवल का सिखाया जाता है कि हम फील्ड में जाके एक सीए से compete कर सके। बेसिकली सीएज हमारे अपोजिट एंड पर है, बोलने के लिए काम हम मिलके करते हैं, एज अ टीम करते हैं लोग, लेकिन वो अपोजिट एंड पर है। तो अगर हमें उनसे डील करना है तो हमारी टेक्निकल नॉलेज जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि उन्होंने अब तक की अपनी लाइफ में गैदर करी है। सीए बहुत मुश्किल होता है करना, इंडिया में बोलते हैं। जी मैंने करा नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितना मुश्किल है आसान, लेकिन लोग कहते हैं बहुत टफ होता है सीए क्रैक करना। तो उस लेवल की नॉलेज हमें 16 महीने में कोशिश करी जाती है देने की। हम टैक्स पढ़ते हैं, वेरियस अदर स्टैट्यूट्स हैं हम वो पढ़ते हैं, लॉज की वहाँ पे क्लास होती है, वेरियस प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो बहुत ही एक वेरिड एक्सपीरियंस है, लंबी ट्रेनिंग है, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि पूरा बैच एक साथ होता है, जो होता है सबके साथ है वहाँ पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अभी अब फील्ड में मैं दिल्ली में मैंने ज्वाइन करा है एज असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। अभी तो बस शुरुआत है, तो धीरे धीरे और एक्सपीरियंस आएगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा और अगर हमें फिर बात करने का मौका मिला तो मुझे लगता है तब बेटर होगा, तब मेरे पास बेटर आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। जी बिल्कुल। तो हम आपको आपके आगे की जर्नी के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे आईआरएस ऑफिसर्स हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप हमारा टैक्स रेवेन्यू देश का बढ़ाएंगे। तो मुदित जी, आपके बिल- फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपने समय निकाला हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, उसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड आप अगर मुदित जी की जर्नी के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके ब्लॉग पर आप जा सकते हैं और उनके द्वारा लिखी गई जो किताब है एथिक्स की, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आपका और स्टडी आईक्यू का कि मेरे को आपने मौका दिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने का। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था सेशन के कि मुझे एस्पिरेंट से जुड़ने में बहुत ही मज़ा आता है, क्वेरी सॉल्व करने में मज़ा आता है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कनेक्ट करता रहूँ। आगे भी अगर मौका हुआ तो हम जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू।